नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल नेटवर्क न्यूज 18 के इस खास आयोजन में आए हुए सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हम आप तक सबसे पहले वही खबर पहुंचाते हैं जिसका सरोकार सिर्फ आपसे है। देश के कोने कोने में मजबूत पकड़ रखने वाला न्यूज 18 नेटवर्क न सिर्फ सटीक खबरें दिखाता है, बल्कि समय समय पर शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और विकास जैसे बड़े बड़े मुद्दों पर विशेष आयोजनों के जरिए आम जनता की आवाज भी बनता रहा है। अनूठे और सफल आयोजनों के इसी क्रम में न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आज लेकर हाजिर है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंच, स्वास्थ्य चर्चा। इस खास आयोजन के पीछे हमारा मकसद है वैश्विक महामारी कोविड-19 के संकट काल में उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी हुई चुनौतियां। दरअसल इस बीच बहुत सारी चुनौतियां आई हैं, परेशानियां आई हैं, सरकार ने नीतियां बनाई हैं। वर्तमान स्थिति क्या है, सरकार की रणनीति क्या है, इन सभी मुद्दों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे अपने तमाम सियासी दिग्गज और हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन सबसे पहले हम आभार प्रकट करेंगे हमारे उन सहयोगियों का जिनके सहयोग से स्वास्थ्य चर्चा के इस आयोजन को साकार किया जा सका है। मैं एक एक करके नाम लेना चाहूंगी उन सभी का। सबसे पहले हैं मिस्टर सौरभ गर्ग, चेयरमैन POCT, डॉक्टर SK वर्मा, फिजिशियन, कमलावती हॉस्पिटल, उन्नाव। इसके बाद है आनंद झा। इसके बाद डॉक्टर शिवांशु मिश्रा, बैट्रिएटिक एंड GI सर्जन, शिवानी हॉस्पिटल, कानपुर। डॉक्टर RK सिंह, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पाइन सर्जन, ग्लोबस हॉस्पिटल, काकादेव, कानपुर। डॉक्टर मनीष बिश्नोई, डेंटिस्ट, नवाबगंज, कानपुर। डॉक्टर अतुल मिश्रा, होम्योपैथिक डॉक्टर, कानपुर। अन्नू शर्मा, ऑल इन वन, स्नेह इंटरप्राइजेज, आयुर्वेदिक डॉक्टर, कानपुर। डॉक्टर आदित्य त्रिपाठी, SIS हॉस्पिटल, फिजिशियन, SIS हॉस्पिटल, कानपुर। प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत, एयर 6 HOD ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन, KGMC, लखनऊ, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया चेस्ट सोसाइटी। डॉक्टर RK यादव, एलर्जी होम्योपैथिक डॉक्टर, एलर्जी स्पेशलिस्ट, वाराणसी। इसके बाद है एस्प्रा, साथ ही मिस्टर सैफी फैजी यूनुस, डायरेक्टर, एरम कॉलेज। मिस्टर वसीम रैन, स्टेट प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया पसमादा मुस्लिम महज के। डॉक्टर विभोर महेंद्रू, सीनियर कंसल्टेंट, सहारा हॉस्पिटल एंड एक्स राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, दिल्ली। कमल ज्वेलर्स। और आइए अब स्वास्थ्य चर्चा में सबसे पहले जो पहला सेशन है हमारा उसकी तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है कोविड-19 चुनौतियां और नीतियां। इस सेशन में हम बात करेंगे कि कोविड-19 जो कि वैश्विक महामारी है, इस दौरान सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें कौन सी चुनौतियां सामने आ रही हैं, उसको दूर करने के लिए सरकार के लेवल पे क्या क्या प्रयास किए गए हैं, इसके अलावा और क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं। इस चर्चा में सबसे बड़े मंच पे अनुरोध करूंगी मैं कुछ स्वास्थ्य जगत की दिग्गज हस्तियों को, जिसमें सबसे पहला नाम है मनीष बिश्नोई, डेंटिस्ट है, नवाबगंज, कानपुर से। कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत जो कि HOD हैं, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, KGMC, लखनऊ के। इसके अलावा अन्नू शर्मा, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, कानपुर के। साथ ही डॉक्टर SK वर्मा, फिजिशियन, उन्नाव। अब मैं अनुरोध करूंगी अपने सहयोगी शबाब को कि वो मंच पे आएं और इस सेशन को आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले जो चर्चा की शुरुआत है वो डॉक्टर सूर्यकांत से ही हम शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, कोरोना का ये संक्रमण काल जी, जब पूरा देश जूझ रहा है, पूरी दुनिया उससे जूझ रही है, आप लोगों ने सबसे फ्रंट फुट पर मोर्चा संभाला। कितनी जिंदगी बदली है इस कोरोना ने? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 को बधाई दे दूं कि स्वास्थ्य के संबंध में ये परिचर्चा करने के लिए एक जोरदार ताड़ियां सबकी तरफ से बहुत बधाई के पात्र हैं कि इतने संवेदनशील मुद्दे को बहुत ही सामयिक तरीके से और बहुत टाइमली ये लेकर आए हैं। मनमोहन जी और उनकी पूरी टीम को बधाई है इसके लिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमारे वो वीर चिकित्सक जो कोविड की लड़ाई में अब हमारे साथ नहीं हैं, ऐसी संख्या है पूरे देश में लगभग 580 और हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसी संख्या है 41। हम सभी उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं और उनकी महत्ता किसी भी तरह कम नहीं होगी। उत्तर प्रदेश का या देश का चिकित्सा इतिहास जब भी लिखा जाएगा, इन शहीदों का जिक्र उस पर जरूर होगा और उसी प्रकार होगा जिस प्रकार सरहद में हमारे लड़ते हुए जवान दुश्मन की सेना के साथ शहीद हो जाते हैं। ये उरी तरह से मार्टियर हैं और इसीलिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये मांग भी सरकार से की है कि ऐसे शहीद हुए हमारे चिकित्सक जो कोविड की लड़ाई में अपनी जान दे चुके हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। चुनौतियां बहुत थीं पूरे 9 महीने की। मैं अगर इसकी एनालिसिस करता हूं तो ये पाता हूं कि सबसे ज़्यादा चुनौतियां अगर वास्तव में किसी ने झेली हैं
तो हेल्थ केयर वर्कर्स ने झेली हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना वॉरियर की श्रेणी में आते हैं, जो मीडिया के हों या दूसरे उससे संबंध रखते हों, उन्होंने भी अपनी जान गंवाई है। ऐसी ऐसी घटनाएं भी हुई कि लोगों के घर के अपने परिवार के सदस्य मर गए, लोग डेड बॉडी को हाथ लेने से, छूने से इनकार कर रहे थे, भाग जा रहे थे। हमको पुलिस में इन्फॉर्म करना था कि इनके साथ 4-5 लोग बाहर टहल रहे थे, लेकिन अब कोई नहीं दिख रहा है, सब लोग चले गए हैं। तो इन सब चुनौतियों का सामना किया चिकित्सकों ने, जिनका उन मरीजों से कोई रिश्ता नहीं था, कोई जान नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी, उनकी भी सेवा की। कितने ऐसे चिकित्सक हैं जिन्होंने ये मेंटेन बना के रखा कि अगर हम घर जाएंगे तो शायद घर वाले पॉजिटिव हो सकते हैं, तो घर पे महीनों महीनों नहीं गए। तो बहुत सारी चुनौतियां थी, हम धीरे धीरे चर्चा में लाएंगे। लेकिन इन चुनौतियों में जिस तरह से डॉक्टर्स ने अपने काम को अंजाम दिया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। अनु जी, आपने आयुर्वेदिक मेडिसिन को बहुत करीब से देखा है। लगता है कि एक वो दौर था जब आयुर्वेदिक मेडिसिन को लोग उतनी तवज्जो नहीं देते थे, उनको लगता था कि ठीक है, अगर पथरी होगी तो उसका इलाज आयुर्वेदिक से कराएंगे, लेकिन अगर बुखार होगा तो हम एलोपैथ खाएंगे। उस दौर को, उस सोच को इस कोरोना काल ने बदला है। लोग अब इम्यूनिटी बूस्टर के लिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर चीज़ की अपनी एक जगह होती है, तो जहाँ एलोपैथिक है, जहाँ इंग्लिश मेडिसिन है, वो उनका अपना एक स्ट्रक्चर है, अपना एक फॉर्मेट है, अपना एक क्लिनिकल ट्रायल का प्रोसेस है जिससे वो चीज़ें प्रूव करते हैं। रही बात आयुर्वेदिक की, तो एनीथिंग दैट इज़ प्रेजेंट इन नेचर कैन नॉट हार्म अस। बिल्कुल राइट। जो भी चीज़ें नेचुरली अकरिंग हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती हैं। बट अगेन हम ऐसा ब्लाइंडली किसी पे भी बिलीव नहीं कर सकते कि हम सारे तरीके की जड़ी बूटियाँ या हर तरीके की आयुर्वेदिक चीज़ों को यूज़ कर लें जी। तो इस हिसाब से जैसे अभी आप अगर पढ़ेंगे तो विदेश में हल्दी वाला दूध पैक्ड होके लोगों में बट रहा है, जो हम लोग की मम्मी लोग, हम लोग की दादी लोग ऑलरेडी बहुत टाइम से देती थी कि फीवर है या बॉडी पेन है तो रात में हल्दी वाला दूध आप पी लीजिए। दैट इज़ बीइंग पैक्ड एंड बीइंग सोल्ड एंड उसका बहुत बड़ा मार्केट हो गया है। आप मानती हैं कि दौर बदला है? काफ़ी बदला है। लोग जो हैं उस चीज़ के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, वरना मैंने भी अदरक, तुलसी और इसके अलावा कभी गिलोय या इन सारी चीज़ों का नाम सुना नहीं था। जी, मुझे भी नहीं था। मैं तो आप एज से पहचान ही सकते हैं, ये दादी पापा के टाइम का सब चीज़ें हैं। बट अगेन जब मैं यूज़ करी, मैं पर्सनली यूज़ करी, मेरे फ्रेंड्स यूज़ कर रहे हैं, जो सेम एज ग्रुप एक यूज़ कर रहा है, तो एक इंक्लिनेशन बढ़ा है, स्पेशली इन द यंग पीपल बहुत ज़्यादा बढ़ा है। दे आर लुकिंग अप टू ग्रीन टी, दे आर लुकिंग अप टू जिंजर, गिलोय है जिसमें ये बदलाव सकारात्मक है और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आयुर्वेद की तरफ हम अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे हैं। और ये बहुत खास बात जो है वो जो है शामिल करनी चाहिए हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। डॉक्टर मनीष विश्नोई हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं डेंटिस्ट जो होता है वो मरीज़ के सबसे करीब होता है, क्योंकि अगर कोई बुखार का पेशेंट आएगा तो डॉक्टर साहब थर्मामीटर बाहर दे सकते हैं उसको, वो टेम्परेचर बता देगा, आप दवा लिख देंगे। लेकिन अगर डेंटिस्ट आएगा तो आपको उसके सबसे करीब जाना पड़ेगा, आपको उससे सबसे करीब से उससे बात करनी पड़ेगी। अगर खुदा ना खास्ता वो पॉजिटिव है या उसमें कोई वायरस है तो सबसे ज़्यादा संक्रमण के भी डेंटिस्ट के ही चांसेस होते हैं। तो इस कोरोना काल में कितनी मुश्किलें रही आप लोगों के लिए, और एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने इस कोरोना काल में आपदा में अवसर तलाशे हैं। इस टैग को आप कैसे देखते हैं? क्या ये बात आपको सही नजर आती है, बीइंग अ डेंटिस्ट, बीइंग अ डॉक्टर? आपदा में अवसर तलाशे गए तो मैं इससे पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। आखिरकार आप अगर डेटा की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो अभी भी प्रति व्यक्ति हॉस्पिटल में जो बेड हैं वो बहुत नगण्य हैं। और अगर इतनी बड़ी आबादी एक साथ जो है संक्रमित होती है और हॉस्पिटल में जाती है, मैंने नज़दीक से देखा चीज़ों को, तो शासन प्रशासन लेवल पर, हर लेवल पर मैनेज करने के लिए बहुत हाथ पांव फूले रहे सबके कि इतने सारे केसेस आ रहे हैं, कैसे करें। एक पेशेंट जा रहा है तो 4 पीछे से लगे हुए हैं। स्थितियां बहुत प्रतिकूल थी और उसके लिए अगर कुछ बहुत चार्ज भी किया गया है तो वो उसको खर्चों को मैनेज करने के लिए किया गया है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत अनावश्यक रूप से आपदा में अवसर तलाशे। और इस पर तो सरकार का नियंत्रण था, सरकार हर तरफ से नजरें रखे हुई थी। आप कोविड के जांच के एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले सकते हैं तो फिर आप तमाम चीजों पे कैसे? डॉक्टर एस के वर्मा के पास चलूंगा। डॉक्टर साहब, ये बातें धीरे धीरे सितंबर के महीने में अब कम होने लगी हैं, लोगों के जहन से लग रहा है आपको कि अब डर जो है
कोरोना का जो उस दौर का था, मार्च का, जब 6 मार्च को लखनऊ में पहला पेशेंट आया था और केजीएमसी में भर्ती हुआ था, पुणे होने गई थी जांच और 2 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट आई थी। मार्च से अक्टूबर तक कितना बदलाव देखते हैं आप, आपके पेशे से जुड़ा हुआ और सामाजिक तौर पर किस तरह से चीजें बदली? कोई भी चीज़ जब नई आती है तो मुश्किलें ज़्यादा होती हैं, हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं कि हमें कैसे टैकल करना है। अचानक से कोई भी आपदा आ गई, उसको टैकल करना पहले तो मुश्किल होता ही है जी, और वही मुश्किलें आई थी हम लोगों के सामने। लेकिन जो लॉकडाउन हुआ, पहले का लॉकडाउन हुआ, फिर दोबारा लॉकडाउन हुआ, उस समय उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि अगर नहीं होता तो पैनिक बहुत फैल जाता। बाकी ये है कि केसेस तो कम हो रहे हैं, डेफिनेटली कम हो रहे हैं, और केसेस कम हो रहे हैं, जो स्ट्रेटजी फॉलो की जा रही हैं उसी से कम हो रहे हैं। अब देखिए, जो 97,000 पर डे तक केसेस गए थे, जो आजकल कल की डेट में देखा मैंने 37,000 और आपके कानपुर में तो 250 पे आ गया है। हाँ, तो ये सारा स्ट्रेटजी जो है वो वर्क कर रही है। हम लोग सब सहयोग कर रहे हैं उसमें, जो है गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सब लोग बहुत मेहनत के साथ ही काम किए हैं, तभी जो है ये सब अचीवमेंट मिला है। और इसको हमें लगता है कि थोड़े दिन और अगर ऐसे ही कंटिन्यू कर लिया जाए जी, तो हम लोग बहुत ही बेहतर स्थिति में होंगे। बेहतर स्थिति में अभी भी हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा बेहतर स्थिति में हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही और इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को, इस सेशन को वाइंड अप करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विश्नोई साहब का, आपने बहुत अच्छी बात कही और बहुत शुक्रगुजार हैं। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा कीजिए। प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने सरकारी व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे से रखा। अनु शर्मा जी का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। डॉक्टर एस के वर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने भी अपनी बात कही और कैसे इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। तो आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा जो अगला सेशन है वो है कोविड-19 हेल्थ सेक्टर पर प्रभाव, क्योंकि हमने ये गौर किया है और देखा है कि इस कोरोना काल में अगर सबसे ज़्यादा किसी पर असर पड़ा है तो वो है हेल्थ सेक्टर पर। पूरी दुनिया उलट की पलट हो गई स्वास्थ्य विभाग की और बहुत कुछ बदल गया, काम करने का तरीका बदल गया डॉक्टर्स का, पेशेंट को ट्रीट करने का तरीका बदल गया, मरीजों को, डॉक्टर को सुनने का तरीका भी बदल गया। इस बड़े बदलाव के साथ इस नेक्स्ट सेशन के लिए मैं बुलाना चाहूँगी जिन खास इन्वाइटीज़ को, वो हैं डॉक्टर शिवांशु मिश्रा, बेरिएट्रिक एंड जीआई सर्जन कानपुर। इसके अलावा डॉक्टर आर.के. सिंह, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पाइन सर्जन, ग्लोबल हॉस्पिटल काकादेव कानपुर। मिस्टर सौरभ गर्ग, चेयरमैन POCT। इसके बाद हैं हमारे अगले मेहमान डॉक्टर विभोर महेंद्रू, सीनियर कंसल्टेंट, सहारा हॉस्पिटल। इस हेल्थ सेक्टर ने, इस स्वास्थ्य विभाग ने बहुत कुछ बदल दिया कोरोना काल में। जी, डॉक्टर्स को पहले मैं देखती थी कि वो जितना छू छू के चेक करते थे कि देखे बुखार है क्या, सर नहीं बता पा रहा, गर्दन बताएगी, कई बार पीछे भी चेक करते थे, कई बार हाथ भी चेक करते थे। इस कोविड-19 ने ये कह दिया कि भाई वीडियो कॉल पे सवाल पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। जो OPD बंद हो गई थी, बड़े बड़े ऑपरेशंस कैंसिल कर दिए गए, आगे बढ़ा दिए गए। जी, अब इंडियंस ने, उत्तर प्रदेश वासियों ने धीरे धीरे जीना सीख लिया है। जी, सब चीजें धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही हैं, जी, OPDs भी खुल रही हैं, जी, पेशेंट को देखा जाने लगा है। कितना सुधार हो पाया है इन 4-5 महीनों में, आप देख पा रहे होंगे अब जाके। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये ज़रूर है कि हमारी जांच करने का तरीका, मरीज़ देखने का तरीका, मरीज़ को एडमिट करने का तरीका चेंज हो गया है। जैसे आप किसी भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहाँ जाते हैं तो आपका एक चेकअप होता है, टेम्परेचर चेक किया जाता है, आपका सैनिटाइजेशन किया जाता है। तो कुछ एडिशनल चीज़ें हॉस्पिटल में की गई हैं। जैसे हॉस्पिटल में एडमिट होना है तो एक कोविड की जांच मैंडेटरी हो गई, इवन अटेंडेंट के लिए मैंडेटरी हो गई है, क्योंकि मरीज़ को भी रिस्क ना रहे, अटेंडेंट को भी रिस्क ना रहे, वहाँ के हॉस्पिटल के कर्मचारियों और डॉक्टर्स को भी कोई रिस्क ना रहे। अभी भी दहशत वही है, डर वही है, परेशानी वही है कि हॉस्पिटल जाएं कि ना जाएं, पता चले कि रोग लेके जा रहे हैं, एक लेके लौटे दो। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। पेशेंट्स को अलग से हम लोगों को कोविड पॉइंट ऑफ व्यू से काउंसलिंग करनी पड़ती है कि अगर आप क्लिनिक पे हैं तो क्या ध्यान रखना है, अगर हॉस्पिटल में हैं तो क्या ध्यान रखना है। तो यूजुअली ज़्यादातर लोग कन्विंस होते जा रहे हैं और इवन 5-10% तो लोग ऐसे हैं उनको लगता है कोविड है ही नहीं है, तो उन्हें समझाना पड़ता है नहीं, यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस। तो ये ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को। सौरभ गर्ग जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं और इस पूरे कोरोना काल में अगर सबकी निगाहें किसी चीज़ पर टिकी हैं तो PPE किट, सैनिटाइज़र, मास्क, इक्विपमेंट्स, किस तरीके का सहयोग आपको सरकार से मिला है? क्योंकि बहुत सारे
जो जिम्मेदारी थी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, वो आपके ऊपर थी? मार्च में कोरोना आया था तो आपने देखा होगा कि पहला टेस्ट भी NIV पुणे से हुआ था, तो मालूम पड़ा था उस टाइम कुछ भी नहीं था हम लोग के पास में, और एकदम से लॉकडाउन हो गया था और पूरा प्रदेश और पूरा देश बंद हो गया था। इंटरनेशनल फ्लाइट से बंद हो गई थी और आवागमन बंद था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बंद था। तो एक बहुत बड़ी सिचुएशन थी। सरकार में ये था जहाँ से जो भी सामान मिले जल्दी से लेके आओ, कैसे लेके आओ, क्या लेके आओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पेशेंटों की संख्या बढ़ रही थी, सरकार अपने प्रोटोकॉल बना करके सरकार को ये चीज़ें अवेलेबल करानी थी, जिला अस्पताल पे, मेडिकल कॉलेज पे, प्राइवेट में, सब जगह अवेलेबल करानी थी। एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उस टाइम में सरकार की तो प्रशंसा करूँगा कि जो हम लोग जैसे निर्माता हैं तो उनको सरकार ने स्पेशल पास दिया और लॉजिस्टिक के लिए सपोर्ट दिया, और हम लोगों ने बहुत ही जल्दी जो RT-PCR किट से लेकर के और ये RNA इंजेक्शन किट, जो भी कोविड टेस्टिंग के जितने भी आइटम होते हैं, सब मेक इन इंडिया कर लिया। आप शुरुआत में देखोगे तो जो किट 1400 रुपये 1500 रुपये का कोविड टेस्टिंग का मटेरियल आता था, आज की डेट में वो मटेरियल का दाम कई गुना घट गया है। आप PPE किट जो पहले 1400-1500 रुपये की आती थी, 300-400 में अवेलेबल है। आप मास्क देखोगे बहुत बड़े पैमाने पे बन रहा है, बहुत ही अच्छे रेट पे अवेलेबल है, घर अवेलेबल है। हम लोग पहले सर्विस प्रोवाइडर हैं जिसके पास कोविड-19 का पिन से लेके एवरीथिंग अवेलेबल मेक इन इंडिया कर लिया है। आज चाइना से भी हम जो है प्राइसिंग में बहुत नीचे आ गए हैं। चाइना भी हमसे प्राइसिंग। विभोर जी, अब सवाल मेरा आपसे ये है कि इसी कोरोना काल में हमने बहुत कुछ नया सीखा है, हेल्थ सेक्टर में। आप क्या बदलाव देख पा रहे हैं, बड़े बदलाव देख पा रहे हैं? सबसे बड़ा बदलाव तो ये आया है कि मेरे जीवन काल में पहली बार डॉक्टरों पे फूल बरसाया गया। बिल्कुल, मतलब पहले और थोड़ी बहुत तालियां बजनी चाहिए भाई डॉक्टर्स के लिए जिन पर फूल बरसाए हमारे तो गए, सबसे बड़ा बदलाव यही है। दूसरा बदलाव ये है कि आत्मनिर्भरता हमारी बढ़ गई है। बहुत सारी चीज़ें जो हमें पहले बाहर से मंगानी पड़ती थी, अब हमारे यहाँ बनने लगी है, तो एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम फिर से बढ़ चुके हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो अभी कोविड के जो प्रोटोकॉल्स बने हैं वो हमारे स्वयं के बने हुए हैं। हमने जो है ये प्रोटोकॉल्स बाहर से इंपोर्ट नहीं किए। अपनी लोकल एरिया में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, अपने लोकल संसाधनों में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये सीखा हमने। एक बहुत बड़ी बीमारी जो पूरे विश्व में फैली हुई है, उसको लोकल संसाधनों से मैनेज करना आसान नहीं होता है, लेकिन उसको हमने किया। दूसरा, मरीज़ों में भी बदलाव आया है। मरीज़ भी जो हैं अब चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगे हैं कि हर चीज़ की दवा नहीं होती। अब वो अंडरस्टैंडिंग आई है कि भाई मेडिकल साइंस तो है, लेकिन हर चीज़ मेडिकल साइंस को नहीं पता। अश्वत जी, सवाल आपसे मेरा ये है कि इसी बीच हम हेल्थ सेक्टर को लेकर बात करते हैं। अब बेरिएट्रिक सर्जरी, ये शब्द एक तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन जिनको पता है शायद उनके लिए ये ऐसी चीज़ है जिसको लेके कन्फ्यूजन बहुत है। करवाएं, ना करवाएं, कब करवाएं, क्या हाई BP करवा सकते हैं क्या, डायबिटीज़ ये करवा सकते हैं क्या, प्रेगनेंसी ये करवा सकते हैं क्या? तो एक तो पहले क्लियर करिए कि ये सर्जरी किस तरीके से हो सकती है, किस कंडीशन में हो सकती है क्या, एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं इसको, थोड़ा डिटेल में। कोविड काल में जितने लोग हम लोग देखते हैं कि एजेड लोग जो स्मोकर्स हैं, डायबिटिक हैं, ये लोग ज़्यादा इन लोग की टेंडेंसी है। एक हम पर्सपेक्टिव, एक और जो एंगल हम लोग जो भूल रहे हैं वो ओबीस पॉपुलेशन का। अगर हम लोग देखें अराउंड 46%, ये WHO का है, इंटरनेशनल फेडरेशन सोसाइटी ऑफ ओबिसिटी का है, ये सब का जो स्टडी रिसर्च में हम लोग पाया गया है कि अराउंड 42 to 48% जितने भी लोग जो वाकई में जो मोर्टेलिटी रेट के तक उस जब काफ़ी डेथ रेट हुई और बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हुआ इन लोग का पोस्ट कोविड, तो वो ओवरवेट या ओबीस कैटेगरी में थे। तो इस पर्सपेक्टिव में बोलना चाहता हूँ कि येस, टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। और जैसे कि आपने मन पूछा कि बेरिएट्रिक सर्जरी इज़ नॉट अ कॉस्मेटिक सर्जरी, कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग और एक लाइफ सेविंग सर्जरी है। कई गवर्नमेंट जो कि साउथ इंडिया में तमिलनाडु, आंध्रा, ये लोग दे आर बेसिकली इम्प्लीमेंटिंग बेरिएट्रिक सर्जरी एज अ पार्ट ऑफ देयर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स। जो तमिलनाडु जो कैलेंडर्स स्कीम है, और हमारा बिकॉज दे नो कि अगर आपका ओबिसिटी क्योर होगा, डायबिटीज़ क्योर होगा, हाइपरटेंशन क्योर होगा, आपकी जो खर्राटे, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्योर होगा, इससे जो जुड़ी कितनी ओबिसिटी एक जननी है, हम बोल रहे हैं इन सब बीमारियों की, ये सब एक बार में, इससे सरकार का कितना पैसा, कितना सब कुछ बचेगा।
तो इस मामले में हम बोलते हैं ओबेसिटी या बेरिएट्रिक सर्जरी, जैसा हम बोल रहे हैं, इट इज़ नॉट अ कॉस्मेटिक सर्जरी, ये एक लाइफ चेंजिंग सर्जरी है। चलिए, इस सेशन को मुझे यहीं पे विराम देना होगा क्योंकि समय की थोड़ी कमी भी है, और जो महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों ने साझा की मुझे लगता है कि बहुत लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। शिवांशु जी, विभोर जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कोविड-19 को लेकर चल रही इस चर्चा परिचर्चा के बीच जो थर्ड सेशन है हमारा, जिसका नाम है वर्तमान स्थिति और रणनीति कोविड-19, तो अपने थर्ड सेशन के लिए मैं एक एक करके जो हेल्थ एक्सपर्ट है उनके नाम बुलाना चाहूंगी मंच पर। मिस्टर सैफी फैजी, यूनुस, डायरेक्टर एरम कॉलेज; डॉक्टर आर.के. यादव, एलर्जी होम्योपैथिक डॉक्टर, एलर्जी स्पेशलिस्ट, वाराणसी; इसके अलावा वसीम रैन, स्टेट प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया पसमादा मुस्लिम महज यूपी। सैफी साहब, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। जिस दौर में हमने बहुत कुछ बदलते देखा है, जहां पर एक नकारात्मकता का माहौल रहता था, मुझे लगता है कि शायद जीवन में पहली बार लोग निगेटिव होने पर खुश हुए। आपके हिसाब से इस कोरोना काल में क्या कुछ सकारात्मक रहा है या सिर्फ और सिर्फ निगेटिव माहौल रहा है? निश्चित रूप से बहुत सारे सकारात्मक पहलू भी इस कोरोना काल में हमारे सामने आए हैं, और उन बिंदुओं को, उन पहलुओं को, समाज को समझना भी बहुत आवश्यक है कि इस नकारात्मकता को दूर करते हुए हम अपने सकारात्मक पहलुओं को जो हमने देखने को मिले उन्हें एक्सेप्ट करें, उनको एनालाइज करें। मेरा विचार में इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पर व्यापक चर्चा पहली बार हमने अपने समाज में की है। अभी तक हेल्थ केयर के नाम से हम सिर्फ क्यूरेटिव केयर के बारे में सोचते थे। कोरोना काल से एक सकारात्मक पहलू ये आया कि अब हम प्रिवेंटिव केयर के बारे में बात करने लगे हैं। जैसे ही कोरोना काल शुरू हुआ, साइकिलों की सेल 40% तक लखनऊ में बढ़ गई, क्योंकि लोगों ने अपनी जीवन शैली में एक बदलाव करना प्रारंभ किया। लोग आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी की अलग अलग इम्यूनिटी बूस्टर दवाओं के बारे में जानना चाह रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं, अपनी जीवन शैली में बदलाव कर रहे हैं। इसके अलावा आज के समय में मेडिकल एजुकेशन में टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से मॉडर्नाइज हुई है और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है अपनी रिपोर्ट्स को लेकर, अपनी एप्लीकेशंस को लेकर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सकारात्मक व्यय है। मतलब आवश्यकता ही जननी होती है, और उसने जो चीज़ें हमारे पास शायद 2023-24 में आती वो आपके मुताबिक निश्चित रूप से हमने विपदा में कई सारे अवसर ढूंढे हैं। हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है, तो ये मेरे हिसाब से कई सारे ऐसे सकारात्मक बिंदु हैं जो इस कोरोना काल की वजह से हमने अपने आप को, क्षमता को इन्हांस किया। वसीम साहब, मार्च में जब ये कोरोना के संक्रमण बढ़े थे और जिस तरह से लॉकडाउन लगा था, कहा यह गया था कि लॉकडाउन से चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी, क्या लगता है आपको इस कोरोना ने क्या सबसे महत्वपूर्ण सिखाया है कि कैसे इस विपदा से निपटा जाए और कैसे हम सब साथ मिलकर इस विपदा से निपट सकते हैं? जिस वक्त कोरोना का चालू हुआ है कार्यक्रम, पहला लॉकडाउन हुआ है, उस समय लोग बहुत घबरा भी गए थे और लोग घरों से निकलना बंद कर दिए। काफ़ी घबराहट महसूस कर रहे थे किसी से मिलने जुलने में भी। उस बुरे वक्त में भी डॉक्टरों का बहुत बड़ा योगदान रहा, हमारे ऐसे सामाजिक काम करने वाले लोगों का बड़ा सहयोग रहा। पत्रकार साथियों ने उस वक्त जाके कवरेज की, उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई और बड़ा रिस्क भी लिया। उससे कई पत्रकार साथी भी हमारे बीच में नहीं हैं, इसी बीमारी के शिकार हो गए। बिल्कुल, डॉक्टरों का बहुत बड़ा रोल रहा इस बुरे वक्त में, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी। तमाम डॉक्टर भी पॉजिटिव हो गए, कि पॉजिटिव हो गया तो पूरा महल्ला परेशान है, और देखने को मिला कि जो अपने हैं वही, और एहसास करा दिया। हालांकि सरकार की काफ़ी सुविधाएं रहीं, जिससे काफ़ी निपटारा हो चुका है, और हमें उम्मीद है कि सरकार का जो भी कार्यक्रम रहेगा तो इससे, इस बीमारी से हम लोग को निजात मिलेगी। धीरे धीरे हम लोग बेहतर की तरफ बढ़ रहे हैं। डॉक्टर आर.के. यादव साहब, आपको लगता है कि इस दौर ने बहुत सारी ऐसी दवाएं थीं जो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर होम्योपैथ के लोगों ने सुनी, पढ़ी, उनका इस्तेमाल किया, तो कोरोना ने बाजार तो बड़ा किया ही किया, लेकिन एलोपैथ के पैरेलल में दूसरे ऑप्शंस भी मजबूत हुए,
विगत कई वर्षों से मैं एलर्जी के ऊपर काम कर रहा हूँ। एलर्जी के जो सिम्टम्स हैं वही कोविड के सिम्टम्स हैं, जैसे छींक आना, नाक से पानी आना, सर्दी हो जाना, बुखार हो जाना, गला बैठना, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होना, ये सारे जो है, फिर लंग्स पे इन्फेक्शन हो जाना, तुरंत निमोनिया हो जाना, सांस फूलने लगना, ये सारे जो है एलर्जी के सिम्टम्स हैं। और कोविड के भी सेम सिम्टम्स हैं। तो हमारे साथ तो बहुत बड़ा समस्या हो गया, करें क्या? तो 3 से 4 महीना हमने सिर्फ ऑनलाइन ट्रीटमेंट किया और उस समय हमारा काम बढ़ गया। पूरी रात बैठ के, पूरी दिन बैठ कर के लोगों को सलाह देते, क्यों मेरे पास फ़ोन कॉल ज़्यादा आते थे, सर मुझे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, कोरोना तो नहीं होगा। सबसे अच्छी बात जो आयुष मंत्रालय ने एक आर्सेनिक एल्बम 30, देखो उन्होंने, ये हमारा बूस्टर का काम करता है, इम्यून पावर को बढ़ाता है। और हम तो कई सालों से सारे पेशेंट को, एलर्जी के पेशेंट को आर्सेनिक देते ही हैं। ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का काम करता है और इसका जो होम्योपैथिक मेंटल सिम्टम जो होता है जी, वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। इस समय ये सबसे बड़ा डर हमारे सोसाइटी में है कि कोरोना हुआ नहीं कि मैं मर जाऊं। बिल्कुल, एक डर लोगों के जहन में व्याप्त, बहुत बड़ा। तो इसमें हमारी होम्योपैथ मेडिसिन बहुत तेजी से लोग यूज किए शुरू के दौर में, और कंपनियों में आर्सेनिक एल्बम दवाइयां खत्म हो चुकी थी, उन्होंने दवा दोबारा डबल मैंने खुद इस्तेमाल किया, उन्होंने बनाया। और मेरी भी ड्यूटी बढ़ गई थी एलर्जी डॉक्टर को होने की वजह से, और मेरी ऑनलाइन काम बढ़ गई। आप सब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा सैफी यूनुस जी, अरम एजुकेशनल ग्रुप ऑफ के डायरेक्टर, इसके अलावा वसीम राइन साहब, आप स्टेट प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के, और डॉक्टर R.K. यादव होम्योपैथिक डॉक्टर थे, आप एलर्जी एक्सपर्ट थे। आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें, ये चर्चा, ये परिचर्चा इसीलिए होती है ताकि लोग उससे सीख लें, सबक लें। कोरोना ने जिस तरह सिखाया है वैसे ही आप लोगों ने लोगों को बताया है कि कैसे चीज़ों को बेहतर करना है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं आग्रह करूंगी स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी का कि वो मंच पर आए। और अब मैं आग्रह करना चाहूंगी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह से कि वो अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। न्यूज़ 18 के यूपी हेड श्री मनमोहन राय जी को मैं आभार प्रकट करता हूं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बहुत अच्छी खबरें नहीं जाती थी पहले, या लोग मानते थे कि उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश की सेवाएं तो वैसे ही हैं जैसे पहले भी चलती थी, बहुत विशेष करके नहीं। इस परिपेश को, इस धारणा को बदलने के लिए हम लोग ने एक योजना बनाना शुरू किया। उसी 2-3 महीने के अंदर ही दुर्भाग्य था कि कोरोना का ये एक काल आया, और कोविड-19 को लड़ते लड़ते आज तो लगभग 7-8 महीने हो गए हम लोग को। मगर हमने बताने के लिए कि आज हमारे साथ समस्या क्या है, और हमारा सबसे बड़ा समस्या था मैन पावर। जहां हमको 18,000 डॉक्टर्स देने थे, वो भी हमारा आई थिंक 2001 के सेंसस के हिसाब से, अदरवाइज आज के सेंसस के हिसाब से थे तो हम वो तो कभी पूरा ही नहीं कर पाएंगे। तो 18,000 डॉक्टर्स का हमको जो आवश्यकता थी, आज हमारे पास मुश्किल से 12,000 डॉक्टर्स हैं। हमारे बहुत सारे PHCs बंद थे, हमारे पैरामेडिक्स काम नहीं करते थे, बहुत लोग एक जगह बैठ के अपना काम कर रहे थे, कोई प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा था, कोई अपना पैथोलॉजी चलाता, बहुत सारे चीज़ें ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश के साथ प्रॉब्लम आ रही थी। और इनको सुधारने के लिए कई चीज़ें हम लोग ने प्रयास किया और काम भी करना शुरू कर दिया। और हमारा एक पहल था, एक एक्सपेरिमेंट था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को निर्देश दिया, और उनके अंदर भी ये सपना था कि इसको ट्राई करा जाए कि देखें हमारा ग्रामीण क्षेत्र से क्या रिस्पॉन्स आता है। छोटा सा एक हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम से जन आरोग्य मेला हमने शुरू किया नवंबर के महीना में 19 में। और हमारा 6 या 7 संडेज़ को होने के लिए, हर एक PHC पर हर एक संडे को एक दिन का एक मेला हमने जन आरोग्य मेला शुरू किया, और उसको हम लोग ने 6 संडेज़ चलाया। प्रयास उसमें किया कि हर प्रकार का टेस्टिंग हम उसमें करें, जो आपका पैथोलॉजी का टेस्ट होता है, हमारा प्लानिंग उसी समय हमने शुरू कर दिया। ठीक है, अब आज तो फिर कोविड आ गया, कोविड के दिन हम लोग तो इस कोविड में ही लड़ाई में रह गए, मगर इस प्लानिंग को हम जारी रखे। और आज मेडिकल एजुकेशन जिसको कहते हैं, जिसमें हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के खूब जोर और दबाव के कारण से 29 मेडिकल कॉलेजेस हम लोग ने इस समय लगभग, उसमें 13 हमारा प्रारंभ हो चुका है, 29 मेडिकल कॉलेज हमारे ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, एंड अभी और भी हमारे 7-8 और खुलने की तैयारी है, उसको भी हम लोग कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी कि एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खुले, ये हमारा योजना है।
वो भी एक लेवल पर चलने लगा। और दूसरा जो हमारा विभाग है वो मेडिकल स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं, हमने उसी को लेके अब हमने स्पेशलिस्ट कार्डर का एक अलग व्यवस्था ही बना दिया। एंड बहुत जल्दी जब हम उसको कैबिनेट में पास करके अगले 15 दिन के अंदर, तो हम मानेंगे कि हमारे चिकित्सा सेवाएं में अब स्पेशलिस्ट कैडर जब आ जाएंगे तो हम अपने अपग्रेडेशन जो हमारा प्रोजेक्ट है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड CHC हॉस्पिटल पर, ये हम करना शुरू कर देंगे, जिसमें हमारा CT स्कैन रहेगा, हमारा MRI रहेगा, डिजिटल एक्सरे रहेंगे, अल्ट्रासाउंड रहेगा एंड पोर्टेबल डिजिटल एक्सरे एट द लेवल ऑफ CHCs, व्हाट यू कॉल पैथोलॉजिकल जो हमारा सिस्टम है ये जांच करने का, खून जांच करने का, ये हर चीज़ का अपग्रेडेशन करने के लिए, डिलीवरी सिस्टम को ठीक करने के लिए ANCs एंड एवरी पॉसिबल जो हेल्थ से जुड़ा हुआ चीज़, हम इन 2 चीज़ों में हम करना चाहेंगे। एंड देन वी गो डाउन टू द PHC लेवल, जिसको अगर आप लोगों ने सुना भी होगा कि केंद्र सरकार ने एक नया योजना शुरू किया है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स आर 2 सेंटर्स जो PHC लेवल पर या हमारे डिफंक्ट ANM सेंटर्स थे जो कबाड़ जैसे पड़े हुए थे, उनको हमने दोबारा ठीक करना शुरू कर दिया। इट इज़ ऑन द प्रोसेस। 3 साल हो गए हमारे, लगभग आई थिंक 16,000 सेंटर्स हमारे हेल्थ HWC सेंटर्स शुरू हो गए हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। अब वो हमारा केंद्र जो नीचे गांव पर जाएगा, उसमें हम योगा सेंटर भी बनाएंगे, मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे और आगे चल के उसमें हम डिलीवरी सिस्टम भी वहाँ पर तैयार करेंगे, इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरीज करेंगे, हमारे हेल्थ के प्रोग्राम्स है, हमारा इम्यूनाइजेशन है, हमारे बहुत सारी चीज़ें जो हम उसी लेवल पर भी शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अंडर द प्रोसेस। तो सब मिला के यूपी को कैसे हम हेल्थ सर्विसेज को सिस्टमाइज करें, कैसे उसको मैनेज करें, कैसे वो जनता के प्रति एकदम पूरी तरह से डॉक्टर्स हमारे आपसे सामने रहे, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा भी है। और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि इसको उस स्तर पर करें कि जहाँ यूपी का एक बदलाव हो और उत्तर प्रदेश को लोग देखें कि अब हमारे यहाँ अच्छे डॉक्टर्स भी। इस कोविड के दौरान हमारा बहुत सारे हेल्थ सिस्टम भी हमारा सफ़र किया। कोविड में हमने अपने रिसोर्सेज पूरी तरह से लगा दिया, हमने सारे बजट हमने रोक के हमने कहा कि कोविड की लड़ाई में हम कितना इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बढ़ा पाएंगे। हमारे पास HNFC के जो इक्विपमेंट थे वो हमने मंगवाया, ICU के वेंटिलेटर्स मंगाए, पोर्टेबल वेंटिलेटर्स मंगाए, जो मेडिकल एजुकेशन के बड़े बड़े संस्थाएं हैं जैसे PGI है, KGMU है, लोहिया है, इन सबको एंड प्लस प्राइवेट सेक्टर को जोड़ते हुए सबके जो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बढ़ाने के लिए बोला गया, बढ़ाया भी गया, बेड्स भी बढ़ाया गया। और स्टार्टिंग से हम लोग ने 1,50,000 का बेड्स का इंतज़ाम किया, जिसमें एवरी टाइप का हमारे पास व्यवस्था था, L1, L2, L3। और इसको लेके हमने ये भी एक सीखा कि जब हमारे पास इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कोविड के कारण से, और अब तो जैसे अभी डॉक्टर सूर्यकांत से हम बात ही कर रहे थे कि अभी वी हैव ऑल्सो गॉन इनटू पोस्ट कोविड के, बिकॉज नाउ अब केसेस भी आ रहे हैं कि पोस्ट कोविड में पीपल हु हैव रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का आ रहा है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम आ रहा है। ये पोस्ट कोविड के भी जो इफेक्ट्स आ रहे हैं, इसको भी हमको देखने की आवश्यकता है और उसके लिए भी हम लोग सेंटर्स तैयार कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में, हर जगह। ये भी एक जिम्मेदारी बनती है स्टेट का कि हम अपने सिटीजन्स के वेल बीइंग को कैसे देखें। हमने जो कोविड को मैनेज किया, टुडे इन द होल ऑफ द कंट्री, आई थिंक आवर मैनेजमेंट इज द बेस्ट एज फार एज कोविड इज कंसर्न। वी हैव रिस्ट्रिक्टेड टू इट टू अ सर्टन अमाउंट। When we have about 4,78,000 cases right from the beginning of the 5th of March to today, and we have a recovery rate of 94.2%. We have 4,33,000 patients which have already recovered and come back. हमारा मृत्यु दर खाली 6,700 है, which is less than 1.4% of the total population. And इस तरह करके we have contained this COVID only because our doctors worked 6 months overly, regularly work किए, without छुट्टी work किए, उनके साथ उनके paramedics, उनके साथ उनके ward boys, everybody worked for the containment of COVID and to ensure that हमारा जो patient है उसको हर तरह की सुविधा प्राप्त हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस में हो, चाहे वो हमारे सर्विस में हो। हम लोग ने पूरा प्रयास किया कि इस पूरे चीज़ को अच्छी तरह से मैनेज करें और हमने मैनेज भी किया। हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा ही है कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्च 21 तक इसकी आने की संभावना है, जिसमें एक निश्चित संख्या पूरे देश के लिए फर्स्ट ट्रायल में वो आ जाएगा। सीरम इंडिया के द्वारा जो प्रोडक्शन होगा
प्लस अगर हमको बाहर से भी कहीं से अगर मिलता है विच इज़ WHO और ICMR से प्रमाणित होता है तो वो भी हम लोग बाद में खरीदेंगे। वैक्सीन विल बी फ्री, क्योंकि इसका भी एक आजकल चलता है इसमें कि भाई वैक्सीन कोई प्रदेश चुनाव में जा रहा है या कहीं कुछ बात होती है तो वो कहते हैं सब हम वैक्सीन दिलवा देंगे, हम अपने खरीद के दे देंगे और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, मगर ऐसे कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री का इंडिकेशन पहले से था, वैक्सीन विल बी फ्री फॉर द होल ऑफ द कंट्री। एंड उसका जो हमको व्यवस्था करना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमारा कोल्ड चेन का व्यवस्था हमको तैयार करना है, जो ऑलरेडी हमारा 90% तैयार है, उसको ठीक से फिर दोबारा उसको देखना है। मशीन्स हमारे ठीक से चलने लगी, हमारे रेफ्रिजरेटेड वैन्स रहेंगे, उसका लॉजिस्टिक्स हम लोग ऑलरेडी वर्कआउट करना शुरू कर दिए हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब लोग के लिए। तो हेल्थ डिपार्टमेंट इज़ देयर विद एवरीबडी, हेल्थ डिपार्टमेंट इज़ डूइंग गुड वर्क फॉर उत्तर प्रदेश, और हम आपके साथ पूरी तरह से रहेंगे। आपका स्वस्थ रखने का जीवन, आपको सुरक्षित रखने के लिए हम आपके बीच में रहेंगे और अपने आप को और एफिशिएंट बना के आपके एक नया प्रारूप में आपको उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग अब दिखेगा। ये बातें कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य मंत्री जी अपने विचारों से, अपने अनुभव से हम सभी को अनुग्रहित करने के लिए। बहुत सारे सवाल आप लोगों के जहन में पहले भी थे कोरोना को लेकर, अब भी हैं कोरोना को लेकर, लेकिन अब इन सवालों के जवाब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आपके सामने देंगे। बहुत सारे सवाल नहीं, लेकिन हाँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बेहद ज़रूरी हैं। एक एक करके अपने सवाल पूछें और मंत्री जी उनके जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब आप पूछ रहे हैं। नमस्कार मंत्री जी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चिकित्सा शिक्षा को लेकर आजकल एक व्यापक चर्चा चारों तरफ हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी इस पहलू में कई सकारात्मक इशारे आए हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की और आप मंत्री जी की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चिकित्सा शिक्षा को लेकर आपकी क्या विजन है और इसको सुचारू रूप से कैसे लागू किया जा सकता है, इसमें आप कैसे क्लैरिफाई करेंगे? जो मेडिकल कॉलेजेस हमारे अभी 29 मेडिकल कॉलेज हमारे स्थापित हो रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन, और कुछ ऑलरेडी चालू भी हो गए हैं। बाकी जो हमारा जो 8 या 9 या ऐसे और संख्या में हम लोग ने चिन्हित किए हैं कुछ जनपदों में, वहाँ पर प्राइवेट PPP मॉडल पर मेडिकल एजुकेशन के मेडिकल कॉलेज को स्थापित करने का ये योजना हमारा बन गया है। इसके गाइडलाइंस भी हमको लगता है लगभग तैयार हो गया है। इसमें जब प्राइवेट पार्टनर उसको जब तैयार करेगा मेडिकल कॉलेज को, इतने बेड्स वो रखेगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ बेड्स वो रखेगा फॉर जनरल पब्लिक के लिए, उसके लिए जो फ्री सर्विसेज देंगे, उसके लिए जो भी हमारा जैसे स्वास्थ्य सेवाएं हम लोग जो जिस तरह से हम लोग मेंटेन करते हैं, उस तरह का उतने बेड्स के लिए वो अपना पूरा रखेगा। बाकी वो जो भी आगे जितने बेड्स उसके अधिकांश संख्या में जो तय होगा, वो अपना रेट लेगा उसके लिए, और रेट के हिसाब से अपना डेवलपमेंट और पूरे मेडिकल एजुकेशन का, मेडिकल कॉलेज का कितने लोग पढ़ेंगे, ये सब पूरा निर्धारित करके वो अपना उसमें अपना पैसा उसमें लेके अपना लगाएंगे। तो इस तरह का PPP मॉडल पर ऑलरेडी ये आई थिंक हो भी गया है। आई एम नॉट टू श्योर, मुझे लगता है कि ये मेडिकल एजुकेशन का इसलिए हमको समझना पड़ेगा, बट ये हो गया है। एक चीज़ बस मैं इंगित करना चाह रहा हूँ, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में बनी थी, उसमें एक पूरा इंस्ट्रक्शन है यूपी स्टेट के लिए, बाकी सब स्टेट के लिए भी है। यूपी की स्टेट के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है उसमें उन्होंने कहा कि यूपी के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं या स्टेट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं, उनमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन जो हमारे रिमोट एरिया के हेल्थ पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें PSC भी आते हैं और छोटे लेवल के हॉस्पिटल्स आते हैं, उसमें उतना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। लेकिन मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता में से जो ग्रामीण जनता है, गरीब जनता है, उसकी हेल्थ को हम और अच्छा कर सकें, उसके लिए इस स्पोक एंड हब मॉडल को लागू किया जाए। धन्यवाद। कोविड के कारण जो हमने अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया भी है, तैयार भी कर लिया है, जिसमें हमको CHC लेवल पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो हमारी कमियां हैं उसको पूरा करते हुए एंड CHC लेवल पर भी अपग्रेड करते हुए, जिसमें हर प्रकार की सुविधा वहाँ भी उत्पन्न हो जाए, एंड देन गोइंग डाउन टू द PHC लेवल। PHC लेवल में ये फ़ायदा है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खुलने से या जहाँ खोले जा रहे हैं, हमारे जो बहुत सारे PHC जिनके अच्छी काफ़ी बड़ी संख्या में ज़मीन भी पड़ी हुई है, उनको हम कन्वर्ट करके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एंड प्लस डिलीवरी सिस्टम भी वहाँ पर करने के लिए ये इसमें योजना में भी आ गया है। तो नीचे स्तर तक हमारा प्रयास भी है कि PHC लेवल हमारा पूरी तरह से हर प्रकार के सुविधा से लैस हो, जिसके वजह से हमने मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला हमने प्रारंभ किया था
और उसी से फीडबैक जो हमको मिला था। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके सुझाव भी ठीक है, उसी के आधार पर हम लोग आगे चल के इस पर काम भी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। सर, मेरा एक आपसे सवाल है कि एक हमारा ओरल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलता था, जो कि कोविड के दरमियान आने की वजह से स्टॉप कर दिया गया। तो उस ओरल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम में हम लोग अर्ली डायग्नोसिस ओरल कैंसर के लिए करते थे और बहुत रिमोट एरियाज़ में जाकर भी करते थे, PHC सारे सेंटर्स पे होते थे। तो वो प्रोग्राम काफ़ी 9 महीने के तकरीबन समय से वो डिसकंटिन्यूड है। तो मेरा एक तो सवाल ये है कि उस प्रोग्राम को वापस से शुरू करने के लिए किसी तरह की आपकी कोई योजना है? कैंसर अपने आप में जो विभिन्न प्रकार के कैंसर हैं, ओरल कैंसर तो ऑफ कोर्स यूपी में और मुझे लगता है बिहार में ये सबसे ज़्यादा होगा, बिकॉज सबसे ज़्यादा हम लोग का आदत ही इस तरह का है जो पान या मसाला खाने का। तो मुझे लगता है कि शायद इस कोविड में थोड़ी सी कमी आ सकती है, थोड़ा सा वो थूकने का जो आ रहा है उसमें कई लोग अब आपत्ति भी करने लगे हैं, तो कहीं कहीं हो सकता है कमी होगा। बट जो कैंसर के जितने तरह की जांचें हैं, मेडिकल एजुकेशन में जो हमारे बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, PGI है, KGMU है, लोहिया है, या अब जो मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहे हैं, या जो कैंसर के हॉस्पिटल्स हमारे अलग से हैं, एक अभी चक गंजरिया में हमारा अभी उद्घाटन हुआ था जो नया हॉस्पिटल है कैंसर का, एक रेलवेज़ के साथ मिलके वाराणसी में एक नया कैंसर हॉस्पिटल वहाँ भी शुरू हो गया है। तो इन सेंटरों पर भी वहाँ पर जांच तो हो रहा है। अब इनको नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ले जाना या CHC लेवल पर जाना, ये अभी थोड़ा है, दिक्कत है। ओरल कैंसर के लिए आपका जैसे सुझाव आएगा, अगर इस तरह के कोई मशीन है या उसको नीचे तक ले जाने के लिए, हम उसको भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये तो एक मेजर डिजीज़ है, इसको भी हम कितना अपने आप डायग्नोसिस ही करके उसको आगे भेज देंगे तो वो पेशेंट को अपना आगे जो ट्रीटमेंट मिलेगा वो अच्छा भी मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि जितने भी सवाल थे सभी के जवाब आ चुके हैं। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस खास आयोजन स्वास्थ्य चर्चा में अब समय है उन दिग्गज हस्तियों के सम्मान का जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। इसलिए अब मैं आग्रह करूंगी न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल एडिटर मनमोहन राय, इसके अलावा हर्षवर्धन द्विवेदी, सेल्स हेड नॉर्थ न्यूज़ 18, ये सभी लोग मंच पर आए और साथ ही अब मैं एक एक करके नाम लूंगी उन खास दिग्गज हस्तियों का जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोरोना योद्धा की भूमिका निभाई है। सबसे पहले मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी सौरभ गर्ग, चेयरमैन POCT ग्रुप। इसके बाद है डॉक्टर SK वर्मा, फिजिशियन, कमलावती हॉस्पिटल, उन्नाव। डॉक्टर श्रीवांश मिश्रा, बैट्रिएटिक एंड GI सर्जन, शिवानी हॉस्पिटल, कानपुर। डॉक्टर RK सिंह, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पाइन सर्जन, ग्लोबस हॉस्पिटल, काकादेव, कानपुर। डॉक्टर मनीष बिश्नोई, डेंटिस्ट, नवाबगंज, कानपुर। मिस अनु शर्मा, ऑल इन वन, स्नेह एंटरप्राइजेज, आयुर्वेदिक डॉक्टर, कानपुर। डॉक्टर RK यादव, एलर्जी होम्योपैथिक डॉक्टर, एलर्जी स्पेशलिस्ट, वाराणसी। मिस्टर सैफी फैजी यूनुस, डायरेक्टर, एरम कॉलेज। मिस्टर वसीम रायन, स्टेट प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया पसमादा मुस्लिम महज, यूपी। डॉक्टर विभोर महेंद्रू, सीनियर कंसल्टेंट, सहारा हॉस्पिटल एंड एक्स राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, दिल्ली। अतुल मिश्रा जी, इंद्रमणि जी, इन्होंने लाखों लोगों को अपना पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर AS6 उपलब्ध करवाया है। और अब मैं मनमोहन राय जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो जयप्रताप सिंह जी को मोमेंटो देके, स्मृति चिन्ह देके उनको सम्मानित करें। तो कोविड-19 को लेकर इस खास मंच
जिसको उपलब्ध करवाया है न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने। इसमें आए हुए सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो अनुभव रहे जो उन्होंने साझा किए हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह, जिन्होंने बताया है कि इस कोरोना काल में यूपी सरकार ने कितने बड़े और कड़े कदम उठाए हैं कम से कम कोविड-19 को लेकर। नए एक्सपेरिमेंट भी किए गए, अपने अनुभव भी साझा किए गए, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की जो महत्वपूर्ण इच्छा, जागरूकता और जो स्ट्रैटेजी थी, इसी के दम पर शायद कोविड-19 को लेकर मरीजों की जो संख्या है उसमें कमी भी आ रही है। तो स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए अपने अनुभवों के जरिए।